हाय एवरीवन। ऑटोमोबाइल सेक्टर और टैक्सेशन सेक्टर दोनों ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जिनमें मैंने अपना करियर बिताया है, इसलिए थोड़े दिल के करीब हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूं जिसमें दोनों चीज़ों के बारे में बात हो। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि क्यों अमेरिका में या दुबई में या कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूरोप में ऑन एन एवरेज एक नौकरी पेशे वाला इंसान बहुत बड़ी गाड़ी चलाता है, लेकिन इंडिया में उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला इंसान जो वैसी ही नौकरी कर रहा है वो बेचारा एक छोटी गाड़ी चला रहा होता है। अगर यहाँ कोई किसी आईटी कंपनी के अंदर नौकरी कर रहा है 5, 7, 10 साल से, तो वो मेरे ख्याल से एक स्विफ्ट खरीदने की या बलेनो खरीदने की सोचेगा। लेकिन उसी प्रोफाइल का बंदा अगर ऐसी किसी आईटी कंपनी में यूएसए में काम कर रहा है तो वो कोई बड़ी सी एसयूवी जैसे ह्यूंडई सैंटा फे, टूसॉन या फिर निसान की कोई कार, फोर्ड एंडेवर लेवल की कार चलाता है। सो व्हाई इज इट सो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहोगे कि भी वहाँ पे तो परचेसिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है, वो लोग डॉलर में कमाते हैं। वो सारी बात आपकी ठीक है, डॉलर में अगर वो कमाते हैं तो वो डॉलर में खर्चते भी हैं, वो जितना कमाते हैं वो खर्चते भी उतने ही हैं। और यूएसए के या किसी देश के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी सेविंग्स के रेट भी उतने ही होते हैं अगर देखा जाए तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वहाँ तो सभी कुछ सस्ता है, तो ऐसा नहीं है। आप मैकडोनल्ड्स के मेन्यू के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं कि सेम डिश के यूएस में क्या प्राइसेस हैं और उसी डिश के इंडिया में क्या प्राइसेस हैं। किसी कॉफ़ी का कप लेने की कोशिश करो आप स्टारबक्स में, आपको खाना पीना हर चीज़ वहाँ पे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगेगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन वहीं आप ऑटोमोबाइल्स की अगर बात करो तो सेम गाड़ी BMW 3 सीरीज़ यूएसए में सस्ती है और वही सेम मॉडल इंडिया में एक्सपेंसिव है। और ये कहानी सिर्फ BMW की नहीं, ये मर्सिडीज़, ऑडी, वॉल्वो सारी गाड़ियों के साथ है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या हमारे देश में जो ऑटोमोटिव सेक्टर है वो डेवलप नहीं है? क्या हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर कहीं पे लैग कर रहा है? क्या हम अंडर डेवलप्ड हैं इस मामले में? तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रैक्टर्स इन दी वर्ल्ड। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स इन दी वर्ल्ड। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉमर्शियल बसेज इन दी वर्ल्ड। India is the third largest manufacturer of commercial trucks in the world, and India is on the 4th and 5th number in terms of automobile passenger car production. हम पहले 5th नंबर पे थे, चौथे पे जर्मनी था। 2018 में हमने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया, इंडिया 4th नंबर पे आ गया। फिर ये पैंडेमिक के दौरान हम दोबारा 5th नंबर पे आ गए हैं। सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल, हम सिर्फ गाड़ियों की नहीं, हम ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात अगर करें तो हर सेगमेंट में इंडिया इज लीडिंग। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंडिया में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का 7.1% शेयर है इंडिया की जीडीपी में। ऑटोमोबाइल सेक्टर 3.5 करोड़ लोगों को नौकरियां देता है हर साल। यहाँ तक कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी ऑटो सेक्टर का 0.5% शेयर है। अब अगर इंडिया 5th नंबर पे है तो वो क्यों है? व्हाट आर दी फिगर्स? कितनी प्रोडक्शन होती है? तो हमारी 22 और 25 मिलियन के बीच में प्रोडक्शन होती है पैसेंजर व्हीकल्स की एनुअली। अब ये फिगर बड़ा सुनने में ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा फिगर है। तो इसको थोड़ा सा समझाने के लिए और एक करीबी एहसास दिलाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हर मिनट 8.25 गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होकर निकल रही हैं इंडिया में। तो हर मिनट अगर 8.25 गाड़ियाँ निकल रही हैं तो पूरे साल में वो फिगर 22-25 मिलियन के आसपास बन के निकल के आता है। सो द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इज़ वेरी हाई। इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स के मामले में भी इंडिया ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप नेशंस हैं। Hyundai exports maximum number of its cars from India. मारुति सुजुकी भी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट इंडिया से ही करती है। तो ऐसा क्यों है कि छोटी गाड़ियों के मामले में तो हम अच्छे हैं, लेकिन जब बड़ी गाड़ियाँ आती हैं उस मामले में हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। उसका रीज़न ये है टैक्सेशन। जी हाँ, इंडिया हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स रेट्स ऑन ऑटोमोबाइल्स। और इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोगों ने कंसर्न्स भी जाहिर करे हैं, मर्सिडीज़ बेंज ने, ऑडी ने। हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऐसा है गाड़ियों पे कि इट वेरीज फ्रॉम 29% टू 50%। 28% उसमें जीएसटी है और बाकी उसमें एडिशनल कंपनसेटरी सेस है जो जीएसटी के अलावा लगता है। यहाँ साथ में एक टेबल के अंदर मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा। सिर्फ एक ईवीज़ हैं जिनमें जीएसटी 12% लगा करता था, 2019 के बाद वो भी 5% हो गया और उन पर कोई सेस नहीं लगता। अब इस चीज़ की वजह से, जीएसटी की वजह से गाड़ियाँ बहुत महंगी हो जाती हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा गाड़ियों का एक शोरूम प्राइस होता है, उसके ऊपर इंश्योरेंस पे करते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, रजिस्ट्रेशन पे करते हैं जब गाड़ी हमारे पास आती है। तो एक शोरूम प्राइस क्या होता है? बेसिकली कंपनी को जिस रेट में गाड़ी बेचनी है वो उसका एक प्राइस सेट करती है। उस प्राइस के ऊपर ये जो मैंने टेबल में अभी जीएसटी के रेट्स बताए हैं, उस प्राइस पे वो जीएसटी लगता है।
उस जीएसटी के लगने के बाद वो शोरूम में जाती है और उसके बाद वो उसका एक शोरूम प्राइस होता है। जब हम उसे खरीदते हैं तो उस पर इंश्योरेंस, आरटीओ, रजिस्ट्रेशन ये सब लगता है और उसके बाद उसका ऑन रोड प्राइस निकल के आता है। अब अगर मुझे किसी गाड़ी का एग्जाम्पल लेना है तो मैं टोयोटा फॉर्च्यूनर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बिकॉज हमारे इंडिया में ये सबसे फेमस गाड़ी है। मतलब इस गाड़ी के प्राइजेस मेरे को अभी भी याद है, जब ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी तो 18.5 लाख से स्टार्टिंग थी, 22-23 लाख का टॉप मॉडल आता था और अब तो बाबा आसमान छू रही है ये, मेरे ख्याल से 45-46 लाख से लेके और ऑन रोड प्राइस तो इसका 53-54 लाख तक चला जाता है, जो लेजेंडर वेरिएंट है उसका। तो एज पर फ्यू वेबसाइट्स एंड एज पर टोयोटाज वेबसाइट, जो इसका 4x4 ऑटोमेटिक 2.8 डीजल वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस 40,03,000 है। अब इस 40,03,000 में से हम जो बेस प्राइस है जिसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है और 22% जिस पे सेस लगता है, इन सारी चीज़ों को फैक्टर इन अगर मैं करूं तो कैलकुलेशन के हिसाब से निकल के आता है कि गाड़ी की जो कॉस्ट है जो बेसिकली टोयोटा को मिलेगी वो करीबन 26,68,000 के करीब है और जो बाकी के 13,34,000 हैं वो तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अब ये तो हो गई एक शोरूम प्राइस की बात। इसके ऊपर हमें इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। इंश्योरेंस हैज़ अ कॉस्ट। इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। अगेन जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो कंपनी के पास जाता है, जो 18% जीएसटी है वो फिर से सरकार के पास जाता है। अब जब हम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराने निकलते हैं तो उसमें काफ़ी सारी कॉस्ट होती हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, हाइपोथिकेशन चार्जेस, नंबर प्लेट चार्जेस, पार्किंग फीस, स्टेट डेवलपमेंट चार्जेस, फास्टैग कंपलसरी हो गया तो फास्टैग के चार्जेस, रोड टैक्स जो कि सबसे मेजर कंपोनेंट होता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन चार्जेस और भी कुछ चार्जेस। तो ये जो रोड टैक्स है और जो बाकी के चार्जेस हैं ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करते हैं। अब दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जो गाड़ी डीजल की है 10 लाख से ऊपर है और अगर कोई गाड़ी अपने नाम पे, कंपनी के नाम पे नहीं, अपने नाम पे रजिस्टर करना चाहता है तो उसका रोड टैक्स बनता है एक्स शोरूम प्राइस का 12.5%। अगर कंपनी के या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी तो उसका 15.65% के करीब बनता है। बट हम ये मान के चलते हैं जो एंड यूज़र है, जो कस्टमर है, वो अपने पर्सनल नाम पे गाड़ी को रजिस्टर करे तो उसका रोड टैक्स ही सिर्फ 5 लाख का बन जाता है और सारे रजिस्ट्रेशन, आरटीओ चार्जेस सब मिला मिलू के उसकी कॉस्ट 5,08,000 के करीब बनती है। उसके ऊपर एक टीसीएस भी होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि गाड़ी के एक शोरूम प्राइस का 1% होता है। सारी कॉस्ट जो हैं, जीएसटी हो गया या इंश्योरेंस हो गया या फिर रोड टैक्स हो गया या टीसीएस हो गया, या ये सब कुछ एक शोरूम प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है, मतलब गाड़ी का बेस प्राइस प्लस जो उस पर जीएसटी लगता है। अब अगर मैं सारी कॉस्ट ऐड करूं तो टोयोटा फॉर्च्यूनर का दिल्ली के अंदर ऑन रोड प्राइस निकल के आता है करीबन 47,37,000। अब इस 47,37,000 का ब्रेकअप अगर आप देखो तो टोयोटा को तो सिर्फ 26,68,000 मिले और 19,11,000 गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसमें से कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। सो बेसिकली देखा जाए तो जितने पैसे एक कस्टमर देता है 56% ही टोयोटा को मिलता है, उसका 44% सरकार ले जाती है। तो बेसिकली सरकार कितना कमा रही है? जितना टोयोटा कमा रही है उसका 71.6% सरकार को मिलता है। अब आप ये देख लो कि गाड़ियों के ऊपर कितना ज़्यादा टैक्स है। हम कोई छोटा मोटा आइटम खरीदते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कोई साबुन की टिक्की खरीदते हैं, उस पर सिर्फ जीएसटी लगता है। लेकिन जहाँ गाड़ी की बात आती है, एक बड़ी डीजल एसयूवी व्हीकल, तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट 71.6% के चार्जेस लग रहे हैं सब मिला मिलू के, और ये टैक्सेस वाकई में बहुत ज़्यादा हैं। और अगर मैं इसको बाहर फॉरेन कंट्री से कंपेयर करूँ तो चाइना में टैक्स लगता है 16%, यूएसए में तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है, और जापान में लगता है 10%। थोड़े बहुत एडिशनल टैक्सेस इधर उधर कुछ केसेस में हो सकते हैं, बट जनरली टैक्सेस इन यूएस एंड यूरोप एंड अदर कंट्रीज लाइक जापान आर वेरी लेस। और ये तो तब है जब टोयोटा फॉर्च्यूनर वो गाड़ी है जो इंडिया में ही बनती है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है, इंडिया में ही असेंबली होती है। अब आप ये सोचो कि जो गाड़ियाँ इम्पोर्ट होती हैं उनकी क्या हालत होती है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी गाड़ियों के ऊपर इतनी लगती है, इट रेंजेस फ्रॉम 60% टू 100%। तो जो गाड़ी $40,000 की है या फिर जिसका पेट्रोल का इंजन 3000 सीसी से ज़्यादा है या डीजल इंजन 2500 सीसी से ज़्यादा है, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी 100% लगती है। मतलब 1 करोड़ की अगर गाड़ी है तो वो सीधा सीधा 2 करोड़ की पड़ेगी। उसके ऊपर जीएसटी, बाकी सारे टैक्सेस, रोड टैक्स, वो सब अलग है। वो सब तो मैंने गिने ही नहीं है, जो ये 71% मैंने बताया है। और अगर $40,000 से कम की गाड़ी है तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी है 60%। अब ये $40,000 किस हिसाब से कैलकुलेट होता है? $40,000 जो है इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ द कार प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट चार्जेस। फ्रेट मतलब कि अगर जैसे यूएसए से कोई गाड़ी इंपोर्ट करानी है तो वो जहाज़ में, कंटेनर में आती है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, लाना ले जाना, सब मिला के फ्रेट होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिला के $40,000 होने चाहिए। ये 40,000 की लिमिट है
जिसकी वजह से एलॉन मस्क ने टेस्ला का प्लान पोस्टपोन कर दिया या होल्ड पे रख दिया, क्योंकि टेस्ला अपनी मॉडल 3 लॉन्च करने वाला था इंडिया में। और टेस्ला मॉडल 3 का जो सबसे सस्ता वेरिएंट है वो यूएसए के अंदर 46,990 का बिकता है। वो 7,000 रुपये की वजह से टेस्ला को 100% ब्रैकेट में आना पड़ता। टेस्ला का ये कंसर्न था कि जो गाड़ी यूएसए में 30 लाख की बिक रही है वो इंडिया में आते आते तो वैसी 60 लाख की हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसी वो गाड़ी 60 लाख की हो जाएगी वो आ जाती है सीधा लग्जरी सेगमेंट में, और हमारे देश में जो लग्जरी सेगमेंट है उसका मार्केट शेयर बहुत कम है। टोटल जितनी गाड़ियों की सेल्स होती हैं उसमें से सिर्फ 2% लग्जरी सेगमेंट का शेयर है। अब उस लग्जरी सेगमेंट में जैगुआर भी गाड़ियाँ बेच रहा है, लैंड रोवर भी बेच रहा है, BMW, ऑडी, मर्सिडीज़, वॉल्वो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो इसलिए एलॉन मस्क को ऐसा लगा कि भी मैं अपनी टेस्ला की गाड़ी यहाँ पे लेके आऊँगा तो मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये 2% शेयर तब है जब इतनी सारी कंपनीज़ हैं, और मर्सिडीज़ और BMW के लाइनअप आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है। 3 सीरीज़ से 7 सीरीज़, X7, X5, C क्लास से S क्लास, वो कितने वेरिएंट्स बेच रहे हैं, तब जाके उनको इतना सा शेयर मिलता है। टेस्ला तो अपनी सारी लाइनअप लाने भी नहीं वाला था, वो तो सिर्फ टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी मॉडल 3 लाने वाले थे। तो उनको समझ में आ गया कि भैया मैं एक ही गाड़ी लेके आऊँगा तो ऑलरेडी इतने कॉन्ट्रैक्टेड मार्केट शेयर के अंदर मेरी गाड़ी तो बिकनी मुश्किल है। उन्होंने गवर्नमेंट को काफ़ी बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में आपने जीएसटी कम कर रखा है, 28 की जगह 5% है, कोई सेस नहीं है, तो आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ के अंदर भी रियायत दे दो, 60% और 100% की जगह 40% कर दो। लेकिन गवर्नमेंट के अपने कंसर्न्स थे। गवर्नमेंट को ये लगा कि भी अगर हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो ये इंसेंटिवाइज करेगा कस्टमर्स को भी और कार मैन्युफैक्चरर्स को भी कि वो सारी गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट कराएं, वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नहीं बनाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ ज़्यादा रखी, कम नहीं करी। वेराज कार मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना था कि जी हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पे सिर्फ तब कर सकते हैं जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि वो यहाँ पे बिकेंगी। इसलिए हमें मार्केट टेस्ट करने के लिए बाहर से शुरू की गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अगर वो बिकेंगी तभी हम अपने हेडक्वार्टर्स में जाके मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि हम यहाँ प्रोडक्शन प्लांट खोलें। लेकिन फिर गवर्नमेंट को ये था कि नहीं, आप लोग इंपोर्ट करोगे। तो इस तरह से करते कराते इंपोर्ट ड्यूटीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कम नहीं हुई है, एंड दैट इज़ द रीज़न टेस्ला हैज़ पुट इट्स प्लान ऑन होल्ड। तो ये सारा मामला है। अब इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होनी अच्छी है नहीं है, गवर्नमेंट का अपना पक्ष है, कंपनीज़ का अपना पक्ष है। आपको मैंने बोथ साइड्स ऑफ दी स्टोरीज बता दी हैं, टैक्सेशन स्ट्रक्चर बता दिया है, और क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना लग्जरी सेगमेंट वाले थोड़ा कतराते हैं इस चीज़ में, इनको बड़ा डर लगता है। खैर कुछ टाइम पहले BMW ने अपनी i3 और i8 लॉन्च करी थी इंडिया में, विच वर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बहुत ज़्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा कंपनीज को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करें और हमारी गाड़ियाँ बिके ना, तो हमारा क्या होगा। ऊपर से फिर उनको थोड़ा सा अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ज़्यादा वेल नेटवर्क नहीं नज़र आ रहा जिसके लिए उनको लगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे रोल आउट करें। प्लस उनको थोड़ा सा इंडियन मेंटालिटी और इंडियन सेंटीमेंट को भी समझने में टाइम लगेगा कि इंडियंस कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये थी सारी स्टोरी टैक्सेशन की, गाड़ियाँ क्यों महंगी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट में क्या चैलेंज आ रहा है लग्जरी सेगमेंट में, और क्यों टेस्ला ने अपने प्लान को होल्ड पे रख दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंसाइटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको पसंद आई देन प्लीज़ डू इट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय।